ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर वीडियो को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं भाई, स्किप मत करना, बिकॉज आज मैं आप सबको बताने वाला हूं डायरेक्ट टैक्स का थियरी सजेशंस, जो कि आप सबके लिए 20 से 25 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा दोस्तों, लेकिन जल्दी जल्दी मैं थियरी को पढ़ाऊंगा। 1 घंटे में मैं थियरी को पढ़ाऊंगा। इस पर्टिकुलर वीडियो को 2-3 बार देख लेना और अपने से बना बना के आ जाना। 20 से 25 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में आ जाएंगे, बिकॉज कल कल के एग्जामिनेशन में 20 से 25 मार्क्स का पोर्शन ऐसा है जो थियरी वाला पोर्शन है, थियरी आएगा। मैंने इसका पीडीएफ, मैंने ये डायरेक्ट टैक्स का थियरी सजेशंस का पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है। काइंडली आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल से ये थियरी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कल के एग्जाम में आ सकते हैं 20 से 25 मार्क्स का। और मैं ये वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको सारे के सारी थियरी जो है ऐसे ही वीडियो में ही याद करवा देने का। 1 बार 2 बार बस रिवाइज कर लेना और कल के एग्जाम में चले जाना। 20-25 मार्क्स का थियरी तुम्हारा कंफर्म। दोस्तों, मैं एक बार आप लोगों को डिस्कस कराना चाहूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर हमारा हो गया है और क्या क्या वेटेज है उसका। दोस्तों आइए फटाफट से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर डायरेक्ट टैक्स के करवा दिए हैं। तो अभी मैं डिस्कस कर अभी अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर हमने कर लिए हैं डायरेक्ट टैक्स में। तो सबसे पहला चैप्टर हमने डिडक्शन एंड रिबेट किया था। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बगैर कुछ टैक्स स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो हमने इसका प्लेलिस्ट, हमने इसका वन शॉट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है। आपको डायरेक्ट टैक्स का प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेगा। ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद हमने आपको असेसमेंट प्रोसीड्योर, ये सॉरी, हमने आपको कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ये भी करवा दिया। मतलब असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इसको बोलते हैं, ये भी करवा दिया। और ये 30 मार्क्स का आएगा। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा भाई। हमने आपको फॉर्म असेसमेंट भी करवा दिया। कल रात के लाइव सेशन में फॉर्म असेसमेंट भी करवाया। 15 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहां से भी आप लोगों को पूछेगा, दोस्तों पूछेगा। हमने आपको एडवांस टैक्स भी करवा दिया। एडवांस टैक्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दिया। ये भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स के आएंगे। एडवांस टैक्स कर लीजिएगा अच्छे से। हमने आपको टीडीएस भी करवा दिया। टीडीएस, तो टीडीएस का अगर वीडियो नहीं देखे हो तो टीडीएस का वीडियो देख लेना। ये भी आपके 5 मार्क्स के आ सकते हैं टीडीएस। हमने आपको इंटरेस्ट वाला चैप्टर भी करवा दिया बेटा। ये भी आप लोगों के 10 मार्क्स के आ सकते हैं। आप जरा वेटेज देख लो। ये सब सारे चैप्टर हमारे हो चुके हैं, हमने बहुत बढ़िया तरीके से, बखूबी तरीके से करवा दी। अब ये सब जो चैप्टर्स देख रहे हो, रिमेनिंग जो चैप्टर देख रहे हो, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये सब जो देख रहे हो आप, क्या हो रहा है, ये सब जो देख रहे हो, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, असेसमेंट प्रोसीड्योर, ठीक है, रिटर्न ऑफ इनकम, रिफंड, ये सब क्या है? ये सब थियरी वाला चैप्टर है। अब जितना चैप्टर आपको करवा दिया बहुत बढ़िया बात है। अब सब आएगा थियरी। अब सब 25 मार्क्स का थियरी आएगा। ये पर्टिकुलर वीडियो, ये सिंगल वीडियो आप लोगों को 25 मार्क्स का थियरी करवा देगा दोस्तों। विश्वास मानिए, एक बार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज शाम को मैं ये 2 चैप्टर कवर करूंगा दोस्तों, क्लबिंग ऑफ इनकम और सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। क्लबिंग से आएगा 5 मार्क्स, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड से आएगा 10 मार्क्स। ये 15 मार्क्स का चैप्टर मैं इवनिंग में कवर करूंगा। मैं तभी कवर करूंगा जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे भड़ भड़ के, ठीक है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। और बाकी अभी सारी की सारी थियरी मैं करवा दे रहा हूं। सारा थियरी, जितना गो भी थियरी है डायरेक्ट टैक्स का, ऑल थियरी मैराथन होने वाला है। 25 मार्क्स का पूरा का पूरा मैं करवा दे रहा हूं। आइए देखिए बेटा, ध्यान दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और ये नोट्स, अगर थियरी नोट्स अगर लेना है आप लोगों को, तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए। इसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिलेगा। इसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी भी जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी जुड़ जाइए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लबिंग का मतलब क्या होता है। कि क्लबिंग का मतलब क्या होता है? तो क्लबिंग का मतलब होता है कि जब ए का कोई इनकम बी में क्लब हो जाए, जब ए का इनकम का टैक्स बी भरे। मेरी एक तो पत्नी है, हाँ मेरी एक तो पत्नी है, जब हम अपना पत्नी का इनकम पे भी हम टैक्स भरे, जब मेरी पत्नी का इनकम भी मेरे इनकम में क्लब हो जाए और हमको ही टैक्स भरना पड़े उसका इनकम का, उसको बोलते हैं क्लबिंग। तो इनकम टैक्स वाला ने कुछ प्रोविजंस बनाए हैं। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आप खुद का टैक्स भी भरोगे, अपना पत्नी का टैक्स भी भरोगे। तो क्लबिंग का मतलब क्या होता है कि जब किसी दूसरे पर्सन की इनकम, इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से
ऐड कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लबिंग। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। अब ए के इनकम में ना बी का इनकम क्लब हो गया। मेरी पत्नी एक इनकम कमाती है, मेरी बीवी एक इनकम कमाती है, मान लीजिए एग्जाम्पल, मैं सिंगल हूं भाई, एग्जाम्पल। कुछ केसेस ऐसे हैं कि उसका इनकम मेरे इनकम में क्लब हो गया, तो हम उसका टैक्स भरेंगे, हम खुद का भी टैक्स भरेंगे, हम अपना पत्नी का भी टैक्स भरेंगे। उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस। सबसे पहला वाला टॉपिक यही पढ़ने वाला है कि जब हस्बैंड या वाइफ का इनकम जो है दूसरे स्पाउस के इनकम में ऐड हो जाता है। स्पाउस का मतलब क्या होता है? स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड या वाइफ। जब एक पार्टनर का इनकम दूसरे पार्टनर का इनकम में ऐड हो जाता है, उसका भी टैक्स वही भरेगा। उसको बोलते हैं दोस्तों क्लबिंग ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ स्पाउस। और इसके प्रोविजंस है दोस्तों सेक्शन 64 क्लॉज 1 4। हम अभी आपको पढ़ाने वाले हैं, अगर हस्बैंड या वाइफ किसी कंपनी से सैलरी कमीशन फीस मिलती है, उसका इनकम जो क्लब हो जाता है उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए सेक्शन 64 क्लॉज 1 क्या बोलता है, जरा सुनिए। सेक्शन 64 क्लॉज 1 क्या बोलता है, देखिए हम अपना एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ, हम अपना एग्जांपल दे रहे हैं, सुनिए जरा ध्यान से। मैं हूं अभिषेक झा और मेरी पत्नी है विश्व कुमारी। क्या है? विश्व कुमारी। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं हूं अभिषेक झा, मेरी पत्नी है विश्व कुमारी। अब विश्व कुमारी जो है वो एक बहुत सुंदर सा कंपनी में काम करती है, बहुत सुंदर सा कंपनी में काम करती है। उसका नाम है टाटा। ठीक है, क्लियर है। अब वो काम करती है और वहां से वो सैलरी उठाती है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। ठीक है, वापस। मैं हूं अभिषेक झा और मेरी पत्नी का नाम है विश्व कुमारी। मेरी पत्नी क्या करती है, एक कंपनी में काम करती है टाटा, और वो हर महीने का सैलरी उठा रही है 1 लाख रुपए। लेकिन मेरी पत्नी थोड़ी सी ना गवार है, इलिटरेट है वो। उसको उसको कुछ नहीं आता, इलिटरेट है वो। मतलब विश्व कुमारी का इतना कैलिबर नहीं है, इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो टाटा जैसे कंपनी में 1 लाख रुपए वो कमा सके। लेकिन उसको नौकरी कैसे मिली? उसको नौकरी मेरे सोर्स के थ्रू मिली। बिकॉज मेरा इस कंपनी में, मेरा टाटा के कंपनी में जो है ना 20% से ज्यादा स्टेक है। मेरा टाटा के कंपनी में 21% स्टेक है। तो मैंने बोला, कह रहे सुनो, अपना टाटा का कंपनी में तो 21% स्टेक है, तो मैं वहां पे तुम्हारी नौकरी लगा देता हूँ। वहां पे तुम बैठी रहना, वहां पे तुम गॉसिप फॉसिप करते रहना, और तुमको क्या करेगा, तुमको 1 1 लाख रुपए का सैलरी टाटा देता रहेगा। तो उस केस में जो वो इनकम होगा ना, वो मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा बेटा। उस केस में जो उसका इनकम होगा ना, वो मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा, क्योंकि मेरी पत्नी विश्व कुमारी इलिटरेट है, पढ़ती लिखती नहीं है, गवार है बेटा वो। तो उसको टाटा कंपनी 1 लाख में रख कैसे लिया? मेरे सोर्स के थ्रू रखा है वो। अरे मैं उसको बोला, अरे वैसे भी तो तुम खाली चुगली पुगली करती रहती हो। एक काम करो, जिस जिस कंपनी में मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जिस कंपनी में मेरा 21% स्टेक है टाटा, उस कंपनी में जाओ, उस कंपनी में हम नौकरी लगा देते हैं। 1 1 लाख रुपए करके वो सैलरी उठाती रहना, 1 1 लाख रुपए करके सैलरी उठाती रहना। तो विश्व कुमारी क्या करती है, टाटा में जाती है, खाली बैठती है और बैठ के खाली बतियाती रहती है, खाली फोन वोन से खाली चुगली फुगली करती रहती है, और कुछ काम वाम नहीं करती वो। ठीक है, वो इलिटरेट है, लाइक गोपी बहू। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसका विश्व कुमारी का जो इनकम होगा, वो जो 1 लाख रुपए कमाएगी, उसका भी टैक्स हम ही भरेंगे। विश्व कुमारी का इनकम मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जब बीवी गवार हो, आप लोग माइंड मत करना, आप लोग को हम समझाने के लिए बोल रहा हूं। अगर अगर मान लीजिए बीवी इलिटरेट हो, लेकिन अपने कम आप अपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले कंपनी में बीबी को घुसा दे रहे हो, वो कंपनी में बीबी को घुसा दे रहे हो, उसका कोई कैलिबर नहीं है, उसका कोई कैपेसिटी नहीं है, वो वो खाली वहां पे जाती है, चुगली वुगली करती है और अपना सैलरी उठाती है, 1 1 लाख रुपए करके सैलरी। उस केस में अगर
पत्नी अपने दम पे नहीं गई है वो कंपनी में, तो वो जो 1 लाख है ना, वो जो 1 लाख का रुपया कमाती है, वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा। अपनी पत्नी का भी टैक्स खुद दो बेटा। इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस। ठीक है, तो आइए देखिए, इसको पढ़िए। सेक्शन 64 क्लॉज 1(4) deals with the clubbing of income when a spouse receives remuneration from a concern with the other spouse has a substantial interest. अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? किसी भी कंपनी में मेरा 20% से ज्यादा स्टेक है। वापस आप लोग को समझाते हैं कि मैं हूं अभिषेक झा, मेरी पत्नी का नाम है विश्व कुमारी। देखिए, वापस वापस वापस, मैं हूं अभिषेक झा, मेरी पत्नी का नाम है विश्व कुमारी। अब अभिषेक झा का ना टाटा कंपनी के साथ ना बहुत अच्छा टाई अप है। मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इतना बड़ा आदमी हो गया कि टाटा कंपनी में ना मेरा 21% का स्टेक है भाई, 21% का स्टेक है। अब 20% से ज्यादा स्टेक रहेगा किसी कंपनी का, तो उसको हम लोग बोलेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या बोलेंगे? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो मेरा ये टाटा कंपनी में 20% से ज्यादा का स्टेक है, मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और उस कंपनी में हम अपना पत्नी को घुसा दिए, उस कंपनी में हम अपना पत्नी को घुसा दिए के विश्व कुमारी, दिन भर तो खाली चुगली फुगली करती रहती हो, दिन भर तो खाली फोन में बतियाती रहती हो। एक काम करो विश्व कुमारी, तुम जाओ, मेरी टाटा कंपनी में जाओ, वहां पे मेरा जान पहचान है, 21% का स्टेक है, मैं रखा हूं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। मैं अपने सोर्स से टाटा कंपनी में विश्व कुमारी को घुसा दिया। वो वहां क्या करती है? ऑफिस में ही बैठ के वो चुगली करती रहती है। ऑफिस में बैठ के चुगली करती है भाई, 1-1 लाख रुपया करके सैलरी उठाती है, 1-1 लाख रुपया करके सैलरी उठाती है। तो इनकम टैक्स वाला बोलता है कि ऐसे इनकम अगर रहेंगे, ऐसे इनकम अगर कोई रहेगा नॉर्मली, तो वो मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। ये जो विश्व कुमारी 1-1 लाख रुपए करके जो सैलरी उठा रही है, ये मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा, मैं इसका टैक्स भरूंगा, मैं इसका टैक्स भरूंगा। तो आइए जरा इसको पढ़िए, आप समझे? आइए पढ़िए, लिखा हुआ है, देखिए। सेक्शन 64 क्लॉज 1(4) डील्स विद द क्लबिंग ऑफ द इनकम when a spouse receives remuneration from a concern in which the other spouse has a substantial interest. ठीक है, वही चीज हम आपको बताएं नॉर्मली। अच्छा, इसका इसका कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस क्या क्या है? रेमुनरेशन इंक्लूड सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर फॉर्म ऑफ इनकम। अगर मेरी वाइफ को कोई सैलरी मिल रही होगी, कमीशन मिल रही होगी, फीस मिल रही होगी, तभी जाके मेरे इनकम में क्लब होगा। अगर ये जो विश्व कुमारी है, विश्व कुमारी, उसको अगर सैलरी, कमीशन, फीस या अदर इनकम मिल रहा होगा, तभी वो मेरे इनकम में क्लब होगा। ठीक है, एंड द इनकम मस्ट बी रिसीव्ड बाय द स्पाउस विदाउट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो सिंपल सा बात है, अगर विश्व कुमारी गवार है, गोपी गवार, अगर विश्व कुमारी को कुछ नहीं आता, वो अपने बलबूते पे नहीं गई है टाटा कंपनी में, उसको कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है बेटा, वो मेरे सोर्स के थ्रू गई है। अगर विश्व कुमारी का कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो वो इनकम अगर रिसीव करती है तो ही क्लब होगा, तो ही क्लब होगा। लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट है, मान लो मेरी पत्नी CS CS CM है भाई, मतलब वो प्रोफेशनल है, वो खुद ही प्रोफेशनल है, CS CS CM है, तो उसका इनकम मेरे इनकम में क्लब नहीं होगा। वो अगर गवार होगी, अगर टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं होगा, वो 10वां 12वां पास होगी, फिर जाके उसका जो इनकम है मेरे इनकम में क्लब होगा। और द अदर स्पाउस मस्ट हैव ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न। हाँ, उस कंपनी में मेरा भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहना चाहिए। ऐसा रहना चाहिए कि मैं टाटा कंपनी में भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ भैया? 20% से ज्यादा स्टेक। जैसे जैसे था ना, अभिषेक झा का 21% स्टेक था टाटा में, तो मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो क्लबिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस के लिए कौन कौन सा कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा? कौन कौन सा कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले तो बात है कि विश्व कुमारी जो मेरी वाइफ है, अभिषेक झा की जो वाइफ है विश्व कुमारी, उसको रिसीव करना पड़ेगा सैलरी, उसको रिसीव करना पड़ेगा कमीशन, उसकी रिसीव करना पड़ेगा फीस। दूसरा, मेरी जो वाइफ है उसका कोई टेक्निकल नॉलेज या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं होना चाहिए। अगर टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हो, देन क्लबिंग अप्लाई नहीं करेगा, देन क्लबिंग अप्लाई नहीं करेगा। वो गवार होनी चाहिए, वो 10वीं 12वीं पास होनी चाहिए नॉर्मली। ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने सोर्स के थ्रू उसको पहुंचाया हूं वहां पे।
वो घर में बैठ के चुगली करती थी, मैं बोलता अरे चुगली ही करना है तो ऑफिस में बैठ के चुगली करो ना, हम तुमको ऑफिस धरा देते हैं, ऑफिस में बैठ के चुगली करो ना। उसको कोई नॉलेज नहीं है, उसका कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है, तो ही उसका इनकम जो है वो क्लब होगा। और तीसरा, द अदर स्पाउस, मतलब यानी मैं, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए उस कंपनी में, जिस जिस कंपनी में मैं अपना बीवी को भर्ती करवाया हूं, जिस कंपनी में मैं अपना बीवी को ढुकाया हूं, जैसे कि टाटा में, उसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रहना चाहिए, मतलब 20% से ज्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए, मतलब 21% स्टेक है मेरा, 22% स्टेक है, जान पहचान। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी कंपनी में अगर आपका 20% से ज्यादा स्टेक है उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। आइए फिर देखिए जरा ध्यान से, फिर क्या बोला है, क्लबिंग का रूल। क्लबिंग का रूल क्या है, तो द एंटायर अमाउंट अर्न्ड बाय द स्पाउस इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ द स्पाउस हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। अगर ऐसा कंडीशंस है, अगर ऐसा कोई सिचुएशंस है जैसे इसे मैं आपको बताया हूं, तो मेरी पत्नी का सारा इनकम मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैं कमाता हूं 2 लाख रुपए, अभिषेक झा कमाता है 2 लाख रुपए, और उसकी गवार पत्नी विश्व कुमारी जो है वो कमाती है 1 लाख रुपए विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। अभिषेक झा कमाता है 2 लाख रुपए और उसकी गवार पत्नी कमाती है 1 लाख रुपए, तो मेरे इनकम में वो क्लब हो जाएगा। वो टैक्स कौन भरेगा, मैं। उसका जो इनकम है वो मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। फिर दिया हुआ देखिए, इफ द स्पाउस इज टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड, अगर अगर मेरी पत्नी जो है वो प्रोफेशनल है, अगर मेरी पत्नी अगर सीए सीएस सीएमए है या टेक्निकली क्वालिफाइड है, देन वो क्लबिंग नहीं होगा। उसका इनकम पे वो टैक्स भरेगी, मेरा इनकम पे मैं टैक्स भरूंगा भाई। अगर मेरी पत्नी प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड मतलब कौन होता है भैया, सीए एमबीए इंजीनियर सीए सीएस सीएमए, अगर मेरी पत्नी खुद प्रोफेशनल है तो अप्लाई नहीं करेगा क्लबिंग का प्रोविजन, फिर उसका इनकम पे वो टैक्स करेगी, मेरा इनकम पे मैं टैक्स भरूंगा भाई। ठीक है, क्लियर है इतना। इफ द स्पाउस इज टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड एंड द इनकम इज ड्यू टू सच क्वालिफिकेशंस, क्लबिंग डज नॉट अप्लाई। यहाँ पे यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब बोला गया है। सबसे पहले सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक कंपनी में मेरा 20% से अगर ज्यादा होल्डिंग है उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। मैं टाटा कंपनी में खरीद के रखा हूं 25% शेयर, मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। उस कंपनी में मैं अगर सोर्स के थ्रू बीबी को घुसाऊंगा और मेरी पत्नी 1-1 लाख रुपया कमा रही है गवार होने के बावजूद, उस कंपनी में मैं सोर्स लगा के घुसाऊंगा, अपना पत्नी को 1-1 लाख रुपया कमा रही है मेरी पत्नी, तो फिर भैया उसका जो इनकम है मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा, उसका इनकम मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, रेमुनरेशन का मतलब होता है या तो मेरी पत्नी को सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है, फीस मिलता है, तो अप्लाई होगा ये चीज। ठीक है, या तो सैलरी या तो कमीशन या तो फीस या तो बोनस, तो अप्लाई हो जाएगा, मतलब जो भी उसको मिलता है ना वो मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा अगर वो गवार निकली। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है, टेक्निकल क्वालिफिकेशंस का मतलब होता है कि मेरी जो पत्नी है, मेरी जो वाइफ है, उसका प्रोफेशनल डिग्री रहना चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री, जैसे कि मान लो वो सीए है, सीएस है, सीएम है, फिर क्लबिंग अप्लाई नहीं करेगा। इफ मेरी वाइफ प्रोफेशनल है बेटा, सीएस सीएस सीएमए है, एमबीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, देन क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा, वो खुद का टैक्स खुद देगी। लेकिन अगर मेरी पत्नी गवार निकली, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है कोई, उस केस में उसका जो इनकम है मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा, उसका जो इनकम है मेरे मत्थे पे क्लब हो जाएगा, मैं उसका इनकम पे टैक्स भरूंगा। कि तुम खुद का टैक्स तो भरो ही अभिषेक, लेकिन विश्व कुमारी का भी टैक्स भरो। विश्व कुमारी कितना है, 1 लाख, इसका भी टैक्स भरो। क्लियर है, आई होप आप समझ गए बेटा। देखिए ये हो गया नॉर्मली, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब बात करते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। अब सर आप अपना बीबी बना ही लिए तो बच्चा भी बना लो। मान लो कि मैं अभिषेक झा हूं, अभिषेक झा ही हूं, मेरा एक तो बच्चा है जिसका उम्र है 15 साल, मतलब माइनर है वो, माइनर। मेरा एक तो बच्चा है जिसका उम्र है 15 साल, माइनर है। पता है ये जो माइनर बच्चा जो मेरे पास है, वो जो भी इनकम कमा के लाएगा वो मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। सेक्शन 64 क्लॉज 1 ए बोलता है कि अगर आपका कोई माइनर बच्चा है, 18 साल से कम का बच्चा है,
सर माइनर मतलब क्या होता है? 18 साल से कम का अगर कोई बच्चा है आपका, तो वो जो भी इनकम कमा के लाएगा वो आपके इनकम में क्लब हो जाएगा, आपके या आपके मिसेस के इनकम में क्लब हो जाएगा। मेरे या विश्व कुमारी की इनकम, अरे विश्व कुमारी कौन? मेरी मिसेस। ठीक है, मेरा एक तो माइनर वाला बच्चा है, मान लीजिए एग्जाम्पल, वो कोई भी इनकम कमा के आया, मान लीजिए रास्ते में भीख भीख मांग के आया, कुछ भी, कोई भी इनकम कमा के आया, वो मेरे इनकम या विश्व कुमारी के इनकम में क्लब हो जाएगा। लेकिन रुको, इसका कुछ एक्सेप्शन है। कुछ कुछ इनकम ऐसा है उसका जो वो कमाता है तो क्लब नहीं होगा हमारे इनकम, ठीक है? तो देखिए, आइए इसको पढ़िए पहले, इसको पढ़िए पहले। सेक्शन 64 क्लॉज 1A, ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड है ना, ये सेक्शन 64 क्लॉज 1A का प्रोविजंस बोलता है। सेक्शन 64 क्लॉज 1A mandates the income of a minor child is clubbed with the income of the parent whose total income is higher। तो ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर माइनर चाइल्ड, अगर मेरा माइनर चाइल्ड जो है 18 साल से कम का बच्चा कोई इनकम कमाता है नॉर्मली, तो वो मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा। मेरे या विश्व विश्व कुमारी, जिसका भी इनकम ज्यादा रहेगा, क्लब हो जाएगा। तो एक बच्चे का इनकम हमेशा पेरेंट के इनकम में क्लब हो जाता है। मतलब एक बच्चे जो इनकम कमा के आए, उसका टैक्स कौन भरेगा? उसका पापा या मम्मी, जिसका इनकम भी हायर रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है कि जहां पे बच्चा इनकम कमा के आ रहा है फिर भी क्लब नहीं होगा वो इनकम। कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे बच्चा तो इनकम कमा के आ रहा है, मेरा 15 साल का बच्चा इनकम कमा के आया, लेकिन फिर भी क्लब नहीं होगा। कुछ ऐसे ऐसे एक्सेप्शन है। सर कौन सा? सर सबसे पहले मैनुअल वर्क। मान लो कि मेरा बच्चा जो है पेंटिंग अच्छा बनाता है, पेंटिंग वेंटिंग अच्छा बनाता है, ड्राइंग फ्रॉइंग अच्छा बनाता है, तो पेंटिंग करके वो मान लो 30 लाख रुपए कमाया, 30 लाख रुपए, मेरे इनकम में क्लब नहीं होगा भाई। तो मैनुअल मैनुअल इनकम का मतलब क्या होता है? मैनुअल इनकम का मतलब होता है, मान लीजिए कि मेरा बच्चा पेंटिंग करता है या डांस फांस करता है, नच बलिए, वो नच में जाता है नॉर्मली, तो वहां से कुछ अगर पैसा कमाता है तो वो मेरे इनकम में क्लब नहीं होगा। दूसरा, अगर मेरे बच्चे के अंदर स्किल है, स्किल, अगर टैलेंट है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, मतलब अगर मान लीजिए वो केबीसी में गया है, केबीसी में मान लीजिए गया है, या नच बलिए नच में गया है। अब देखते हो ना बच्चे लोगों का, बच्चे लोग डांस करते रहते हैं, प्रोग्राम प्रोग्राम होता रहता है टीवी में, तो उसके अंदर अगर स्किल है, उसके अंदर अगर टैलेंट है, वो अगर स्किल से टैलेंट से पैसा कमाया है, तो उसका पैसा मेरे पैसे में क्लब नहीं होगा भाई। मेरा बच्चा अगर स्किलफुल है, उसका टैलेंट है, वो अपना टैलेंट से, वो अपना स्किल से नाच के पैसा ऐसा कमाया है, या गा के पैसा ऐसा कमाया है, या उसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसका इनकम मेरे इनकम में क्लब नहीं होगा। अगर अगर बच्चा डिसेबल है, डिसेबल अपाहिज बच्चा है, अपाहिज, अगर बच्चा जो है डिसेबल है, तो वो जो भी इनकम कमाएगा, उसका इनकम मेरे इनकम से क्लब नहीं होगा, उसका इनकम मेरे इनकम से क्लब नहीं होगा। एंड नॉट क्लब्ड ए टैक्स इन द हैंड ऑफ चाइल्ड। ठीक है, मतलब उसका टैक्स उसी को भरना पड़ेगा, उसका वो अपना टैक्स उस वही भरेगा, क्लब नहीं किया जाएगा। उसका उसका इनकम मेरे इनकम के साथ मिलाया नहीं जाएगा कि उसका टैक्स हम भरेंगे, नहीं वैसा नहीं। वो जितना कमाया वो अपना टैक्स खुद भरेगा। समझे? समझे बात? समझे? अच्छा सर, वापस एक बार समझाइए ना सर। तो क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड ये बोलता है कि अगर मेरा एक 15 साल का बच्चा है, मान लीजिए एजे, और विश्व कुमारी का मतलब अभिषेक झा और विश्व कुमारी का एक 15 साल से छोटा सा बच्चा है, अगर वो कहीं से भी पैसा कमा के लाता है, कहीं से भी पैसा कमा के लाता है, तो वो अभिषेक झा या उसकी मिसेस की इनकम में क्लब हो जाएगी, जिसका इनकम हायर रहेगा। मम्मी या पापा की इनकम में वो क्लब हो जाएगा, जिसका इनकम ही हायर रहेगा। ठीक है, अब इसके क्या क्या एक्सेप्शंस है? इसके एक्सेप्शंस है कि अगर बच्चे मान लीजिए मैनुअल वर्क कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या होता है भैया मैनुअल वर्क का मतलब? अगर मेरा बच्चा जो है मान लीजिए पेंटिंग वेंटिंग करने में उस्ताद है, पेंटिंग करता है, तो पेंटिंग करके वो 30 लाख रुपए जीता है, तो उसका इनकम मेरे इनकम में क्लब नहीं होगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है कि जिस जिस सिचुएशंस में मेरा बच्चा का इनकम मेरे इनकम में क्लब नहीं होगा। सर किस सिचुएशन में? मैनुअल वर्क। दूसरा, अगर मेरे बच्चे के अंदर स्किल है, टैलेंट है या स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो उसका इनकम मेरे इनकम में क्लब नहीं होगा भाई। अगर मेरा बच्चा अपाहिज है, डिसेबिलिटी, अगर कुछ उसको डिसेबिलिटी है, तो उसका इनकम मेरे इनकम में क्लब नहीं होगा, वो अपना इनकम का खुद ही टैक्स देगा। ठीक है,
और इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है? आप अभी बोलोगे सर इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होता है? तो लिखा हुआ है कि पेरेंट कैन क्लेम एन एग्जेम्पशन ऑफ ₹1500 पर चाइल्ड अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 32। अगर आप माइनर चाइल्ड का इनकम आपके इनकम में क्लब हो गया है तो आप 1500 का एग्जामेशन ले सकते हो। 1500 का एग्जामेशन आप लोगों को मिलेगा। समझे? अगर मेरा 15 साल के बच्चे का इनकम, अगर मेरा माइनर चाइल्ड का इनकम मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा ना, तो मैं चाहूं तो 1500 तक का एग्जामेशन ले सकता हूं, क्योंकि इनकम टैक्स वाला लोग हमको 1500 का छूट दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? छूट, और डिस्काउंट, कि 1500 का हम लोग को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अगर मेरे बच्चे की इनकम मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा तो 1500 तक का पूरा एग्जामेशन है, छूट है पूरा का। ठीक है? लिखा हुआ इफ बोथ पेरेंट्स आर अलाइव, मतलब दोनों के दोनों पेरेंट्स ही अगर मान लीजिए जिंदा है, दोनों के दोनों पेरेंट्स ही अगर मान लीजिए जिंदा है, तो जिस पेरेंट का हायर इनकम रहेगा ना, उस पेरेंट के इनकम में क्लबिंग होगा। मान लीजिए कि मम्मी मम्मी भैया मम्मी भी कमाती है 1 लाख रुपया, पापा भी कमाता है 50,000 रुपया। अब अरे पापा कम कमाता है, मम्मी ज्यादा कमाती है, तो मम्मी के इनकम में क्लब हो जाएगा। ठीक है? किसी बच्चे का पापा मम्मी दोनों है, पापा कमाता है 50,000 रुपया, मम्मी कमाती है 1 लाख रुपया, तो मम्मी ज्यादा कमाती है ना, मम्मी के इनकम में क्लब हो जाएगा। ठीक है? डन सर। फिर दिया हुआ इफ वन पेरेंट इज डिजीज्ड, अगर एक पेरेंट मर गया मान लो, तो जो दूसरा दूसरा पेरेंट है उसके उस उसमें क्लब हो जाए, जो दूसरा पेरेंट है उसमें क्लब हो जाए। मान लो कि पापा मम्मी का डाइवोर्स हो गया, अगर मान लो पापा मम्मी का डाइवोर्स हो गया, तो जो उसको पाल रहा है, जो उसको मेंटेन कर रहा है, उसके इनकम में क्लब हो जाएगा। या तो पापा पालते हैं या तो मम्मी पालती, जिसके साथ वो रह रहा है उसके इनकम में क्लब हो जाएगा। हम आपको सिचुएशंस बता दिए नॉर्मली, अगर पापा मम्मी दोनों ही साथ रहते हैं आपके, तो जिनका इनकम ज्यादा रहेगा, पापा भी कमाते हैं मम्मी भी कमाते हैं, जिनका इनकम ज्यादा रहेगा उसके इनकम में क्लब होगा। अगर पापा मम्मी का डाइवोर्स हो चुका है, पापा अलग रहते हैं मम्मी अलग रहती है, तो जो आपको पाल रही है, जिसके साथ आप रहते हो, चाहे पापा के साथ रहते होगे चाहे मम्मी के साथ रहते होगे, जो आपको ये पाल रहे हैं उनके इनकम में क्लब होगा। अगर मान लीजिए आपके अगर 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 मान लीजिए एक पेरेंट का देहांत हो चुका है, एक पेरेंट ही जिंदा है, तो जो आपका सर्वाइविंग पेरेंट है उनके इनकम में क्लब हो जाए। ठीक है? क्लियर है? आई होप हम बता दिए आप। ठीक है? सो माइनर का मतलब क्या होता है? माइनर का मतलब होता है जिस बच्चे का 18 साल से कम का एज है, जिस बच्चे का 18 साल से कम का एज है उसको बोलते हैं माइनर। उसमें क्या एग्जामेशन मिलता है? कितने का एग्जामेशन मिलता है? 1500 पर चाइल्ड। अगर मेरे बच्चे का इनकम मेरे इनकम में क्लब हो जाएगा तो 1500 तक का डिडक्शन हम लोग को मिलेगा, 1500 तक का एग्जामेशन हम लोग को मिलेगा पर चाइल्ड। अगर मेरा बच्चा कोई इनकम कमा रहा है और मेरे इनकम में वो क्लब हो जाएगा नॉर्मली, तो इनकम टैक्स वाला बोलता है कि 1500 तक का आप लोग को छूट दे देंगे, हम 1500 रुपया का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। याद रखिएगा ये सब चीज। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 इज नॉट इंपॉर्टेंट, जब कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस करेंगे तब वो करवा देंगे। ठीक है? मैं तब करवा दूंगा इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 3 अभी स्किप कीजिए। आइए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजाइम का ये टैक्स स्लैब रेट क्या हुआ करता था और न्यू टैक्स रिजाइम का टैक्स स्लैब रेट क्या हुआ करता है, पूछेगा आपसे, पूछेगा आपको कभी भी पूछेगा। 115 बीएसई का, 115 बीएसई इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है न्यू टैक्स रिजाइम, न्यू टैक्स रिजाइम। आप लोगों को हम बताए हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम का टैक्स स्लैब क्या हुआ करता था। ओल्ड टैक्स रिजाइम का एक रेसिडेंट का ये टैक्स स्लैब हुआ करता था, 0 से 2,50,000 तक नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 2,50,000 एक से लेके 5 लाख तक 5%, फिर 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक 20%, अबव 10 लाख आपका 30%। ये ओल्ड टैक्स रिजाइम है, हम आपको बता दिए थे ऑलरेडी। और यहाँ पे सारा का सारा डिडक्शन जो है अलाउड होता है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA, LTA, जितना भी डिडक्शन है वो अलाउड होता है। ये ओल्ड टैक्स रिजाइम का हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में थियरी पूछ लिया जाए कि न्यू टैक्स रिजाइम का स्लैब रेट क्या है भाई, तो बता देना। न्यू टैक्स रिजाइम का स्लैब रेट जो है ये है भाई, देखो ये है 0 to 3 लाख आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। फिर 3 लाख से 6 लाख आपको 5% का टैक्स लगने वाला है। 6 लाख से 9 लाख आपको 10% का टैक्स लगने वाला है।
9 लाख से 12 लाख 15% का टैक्स लगने वाला है, 12 लाख से 15 लाख ये 20% का टैक्स लगने वाला है, अबव 15 लाख 30% का टैक्स लगने वाला है। इसको याद कर लेना भाई। हर 3-3 लाख पे 5-5% करके टैक्स बढ़ रहा है। देखो, अगर आप अगर आप 0 से 3 लाख तक कमाते हो तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर 3 लाख से 6 लाख कमाते हो 5% का टैक्स, अगर 6 लाख से 9 लाख कमाते हो 10% का, 9 लाख से 12 लाख कमाते हो तो 15% का, अगर 12 लाख एक से 15 लाख कमाते हो 20% का, अबव 15 लाख ये 30% का। मतलब हर 3-3 लाख में, हर 3-3 लाख में 5-5% का टैक्स बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये क्या है? न्यू टैक्स रिजाइम। और बहुत सारे डिडक्शन ऐसे हैं नया टैक्स रिजाइम में जो हट गए हैं, कट गए हैं। वैसे ही कट गए हैं जैसे वो काट के चली गई आपका, सॉरी ज्यादा हो गया, ठीक है। बहुत सारे डिडक्शंस ऐसे हैं, बहुत सारे डिडक्शंस ऐसे हैं बेटा कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में थे, अब नया टैक्स रिजाइम में नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है, नो मेजर डिडक्शन अलाउड। मेजर डिडक्शन हट गया है, कट गया है भाई, लेकिन कुछ कुछ डिडक्शंस अभी भी है, जैसे कि एनपीएस का 80 सीसीडी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ का है डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 ये अभी भी है, ये अभी भी अलाउड है। ये सब ये सब डिडक्शन याद रखिएगा। ये न्यू टैक्स रिजाइम पढ़ा दिया आप लोग। ये सारे डिडक्शन अभी भी अलाउड है, लेकिन जितने भी डिडक्शंस थे ना, जितने भी डिडक्शन थे 80 सी से लेके 80 यू तक, सब कट गया, सब हट गया। दिल सिर्फ ये सब है, ये सब कुछ कुछ डिडक्शंस है, एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब न्यू टैक्स रिजाइम में है। बाकी सारा डिडक्शन कट गया, अब नहीं है। ठीक है, तो स्लैब रेट याद कर लीजिएगा, ये ओल्ड का स्लैब रेट है, इसी को फॉलो करना है आपको, इसी को फॉलो करना है। थियरी में पूछेगा, थियरी में पूछेगा 115 बीएसई, मतलब ये न्यू टैक्स रिजाइम है, न्यू टैक्स रिजाइम, इसी को बोलते हैं न्यू टैक्स रिजाइम। और ये वाला स्लैब आप कर लीजिएगा, ये वाला स्लैब आप कर लीजिएगा, 0 से 3 लाख दिल, फिर 3 लाख 1 से 6 लाख 5%, फिर 6 लाख 1 से 9 लाख तक ये 10%, 9 लाख 1 से 12 लाख तक 15%, 12 लाख 1 से 15 लाख 20%, और अबव 15 लाख अगर रहेगा तो 30%। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से समझा दिया आप लोगों को, थैंक यू सो मच। आइए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए जरा ध्यान से, सुनिए जरा ध्यान से। हम लोगों को क्वेश्चन बोला है नेक्स्ट कि सर्कमस्टेंसेस व्हेन रिटर्न ऑफ इनकम इज मैंडेटरी इवन इफ टोटल इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट। कि कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस है, कौन कौन से ऐसे सिचुएशंस है जहां पे अपने को रिटर्न ऑफ इनकम भरना मैंडेटरी है, जहां पे आईटीआर रिटर्न भरना ही पड़ेगा। अरे भले आपका टोटल इनकम जो है बिलो टैक्सेबल लिमिट है, आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। कौन कौन सा वो सिचुएशन है जहां पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, कंपलसरी, मैंडेटरी है। अब भले आपका टोटल इनकम जो है बिलो टैक्सेबल लिमिट हो या अबव टैक्सेबल लिमिट हो, इस सिचुएशन में आईटीआर आपको कंपलसरी भरना ही पड़ेगा। तो देखिए लिखा हुआ है, सेक्शन 139 बात करता है, एन असेसी इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम इवन इफ देयर टोटल इनकम इज बिलो द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। अरे आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा, चाहे आपका टोटल इनकम जो है बिलो टैक्सेबल लिमिट है या अपर टैक्सेबल लिमिट है, हमको मतलब नहीं है 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख से ज्यादा है, आपको रिटर्न भरना ही पड़ेगा। अरे कब कब भरना पड़ेगा? अगर मान लीजिए कि आप एक करेंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो और उस करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा आपने जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया है। आप बिजनेस के लिए मान लीजिए करेंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हो और उसमें आपने डिपॉजिट कर दिया है 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट, 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट आपने डिपॉजिट कर दिया, तो आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। इफ एग्रीगेट डिपॉजिट इन वन और मोर करेंट अकाउंट एक्सीड 1 करोड़ इन ए फाइनेंशियल ईयर। अरे मानो ना, मेरा खुद का 2.5 लाख का इनकम नहीं हो रहा है भाई, लेकिन मैं डिपॉजिट कर रहा हूं 1 करोड़ रुपया करेंट अकाउंट में, कुछ ना कुछ दाल में तो काला है भाई, आईटीआर भर। इनकम टैक्स वाला बोलता है आईटीआर भर। अरे तेरा 2.5 लाख से कम इनकम हो रहा है, तू बोलता है, और तू डिपॉजिट कर दे रहा है 1 करोड़ रुपया। अगर आप एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा आप एक करेंट अकाउंट में, एक या एक से ज्यादा करेंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हो, तो आपको आईटीआर कंपलसरी भरना पड़ेगा, चाहे आप लिमिट में हो, लिमिट में नहीं हो। अगर आप फॉरेन गए, फॉरेन, और फॉरेन में आप 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर दिए,
अगर आप फॉरेन गए अपने साथ या अपनी बीवी के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, अपने साथ, अपनी बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, किसी के साथ भी आप अगर फॉरेन गए और फॉरेन में जाके 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर दिए, 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर दिए, आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा भाई। आईटीआर तुम्हारे भूतते ही होवे, चाहे आपका स्लैब के अंडर हो या स्लैब के अंडर नहीं हो, आईटीआर आपको भरना ही पड़ेगा। अब बात समझ रहे हो कि इफ द असेसी हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ओवर 2 लाख और मोर ऑन ए फॉरेन ट्रेवल फॉर सेल्फ और एनी अदर पर्सन, को आईटीआर भरना ही पड़ेगा। फिर थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अगर आप 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, एक साल में 1 लाख से ज्यादा अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। ऐसा रूल है, ऐसा नियम है, इनकम टैक्स वाला लोग नियम बना के रखा है कि भाई सुन, अगर तेरे बिजनेस में 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इसका मतलब भाई तू कैपेबल है, कैपेबल है, आईटीआर भर तू। इफ द असेसी हैज इनकर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ 1 लाख और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। आपको क्या, पप्पा को भी भरना पड़ेगा, समझे। ओनरशिप ऑफ फॉरेन असेट्स और इनकम। आपके पास कोई फॉरेन का असेट है, आपके पास कोई फॉरेन का इनकम है या फॉरेन का असेट है, तो आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। नो मैटर कि आप स्लैब में आते हो नहीं आते हो, कोई मैटर नहीं करता भाई, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो, रिफंड, कि आपका मान लीजिए टीडीएस पीडीएस कट गया है, नॉर्मली आप इनकम टैक्स वालों से कुछ रिफंड क्लेम करना चाहते हो कि मुझे रिफंड चाहिए, तो आपको उसके लिए आईटीआर भरना ही पड़ेगा नॉर्मली। इफ द असेसी वांट्स टू क्लेम ए रिफंड ऑफ टीडीएस और एक्सेस टैक्स पेड, आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो इनकम टैक्स अथॉरिटी से, तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप एक कंपनी हो तो कंपनी को कंपलसरली आईटीआर फाइल करना ही पड़ता है। ऑल कंपनीज एंड फर्म्स मस्ट फाइल इरिस्पेक्टिव ऑफ नेश इनकम लेवल। आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो या कंपनी चला रहे हो, कोई मैटर नहीं करता, आईटीआर आपको भरना ही पड़ेगा इससे। तो ऐसे ऐसे केसेस है, इस तरीके से कुछ कुछ ऐसे केसेस है कि आपका लिमिट बिलो है या एबव है, आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा भाई, आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। कि आप अगर करंट अकाउंट में 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ का डिपॉजिट कर देते हो, आप अपना करंट अकाउंट में 1 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट करते हो, आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप फॉरेन जाते हो और फॉरेन में जाके 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर लेते हो, 2 लाख से ज्यादा खर्चा कर लेते हो, पैसा उड़ा लेते हो, आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। फिर थर्ड, आप इतने अमीर हो, इतने रईस हो कि आप 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आप लोग का, 1 साल में 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। आप अगर फॉरेन असेट्स या फॉरेन इनकम को ओन करते हो, तो आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। आप अगर रिफंड क्लेम करना चाहते हो, आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। आप अगर कंपनी या पार्टनरशिप फर्म हो, तो कोई भी सिचुएशन में आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। ठीक है, खत्म हो गया ये। आई नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोगों को बोलता है कि सर व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम एंड व्हेन इट बिकम्स मैंडेटरी। रिटर्न ऑफ इनकम क्या है और ये कब कंपलसरी बन जाता है। तो रिटर्न ऑफ इनकम एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो असेसी इनकम टैक्स को देता है, जिसमें वो अपनी टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी डिडक्शंस बताता है नॉर्मली। मैं आईटीआर जो भरता हूं ना, आईटीआर हर साल जो इनकम टैक्स रिटर्न जो भरता हूं ना, मैं अपना टोटल इनकम जिसमें दिखाता हूं कि मेरा इस साल का टोटल इनकम ये है, मेरा इस साल का टैक्स लायबिलिटी ये है, मेरा इस साल का मैंने ये डिडक्शन लिया है। मैं जो इनकम टैक्स वालों को ये जो चिट्ठे दिखाता हूं, इसको मैं बोलता हूं रिटर्न ऑफ इनकम। तो देखिए लिखा हुआ है, ए रिटर्न ऑफ इनकम इज ए फॉर्मल स्टेटमेंट फाइल्ड बाय द असेसी विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिक्लेयरिंग टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, डिडक्शन क्लेम्ड एंड टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो रिटर्न ऑफ इनकम क्या है कि अगर मैं अपना टोटल इनकम, अपना टैक्स लायबिलिटी, अपना डिडक्शंस, कि कौन कौन सा डिडक्शन मैंने लिया है, ये सब मैं अगर इनकम टैक्स वालों को जमा करता हूं, ऑनलाइन फाइल करता हूं, मैं आईटीआर फाइल करता हूं, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न फाइल करना। इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न फाइल करना, रिटर्न ऑफ इनकम इसको बोलते हैं। और ये कब कंपलसरी बन जाता है भाई, कब कंपलसरी बन जाता है, मैंडेटरी फाइलिंग। देखिए फॉर इंडिविजुअल, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर रहा है, अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा क्रॉस कर रहा है, तो आप आईटीआर भरोगे, इसका मतलब आईटीआर आपको भरना पड़ेगा।
क्योंकि 0 से 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता भाई, लेकिन 2.5 लाख क्रॉस कर गया अगर, तो आप टैक्स भरोगे। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो, आपका इनकम 3 लाख से ज्यादा क्रॉस करता है, आप टैक्स भरोगे भाई। क्योंकि सीनियर सिटीजन के केस में 0 से 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके बाद टैक्स लग जाता है। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, मतलब बुढ़वा बुढ़वा बहुत बुढ़वा, 80 ईयर्स के अबव, अगर आप 80 ईयर्स के अबव है तो 5 लाख से ज्यादा आप कमा रहे हो, 5 लाख 1 कमा रहे हो, अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा एक्सीड कर गया तो आप आईटीआर भरोगे। ठीक है, इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो आप आईटीआर भरोगे। सीनियर सिटीजन के केस में अगर 3 लाख से ज्यादा इनकम है तो आप आईटीआर भरोगे। सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आप आईटीआर भरोगे। दैट्स इट भाई, दैट्स इट। और अगर आप एक कंपनी हो बेटा, कंपनी हो, कंपनी को तो भरना ही है, एनी सिचुएशन, नो लिमिट, मस्ट फाइल रिटर्न इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम लेवल। कितना भी इनकम कमाए कंपनी, 1 रुपया कमाओ या 2 रुपया कमाओ या 50 लाख कमाओ, कंपनी को या फर्म को, कंपनी या पार्टनरशिप फर्म को आईटीआर हमेशा भरना ही पड़ता है, नो स्लैब। इसका आईटीआर कंपलसरी है, कंपनी हो या फर्म हो, आईटीआर इसका कंपलसरी है। ठीक है, लॉस कैरी फॉरवर्ड। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको लॉसेस होते हैं, लॉसेस, मान लीजिए कैपिटल गेन या बिजनेस में लॉस हो गया नॉर्मली, तो आप उसको सबसे पहले सेट ऑफ करने की कोशिश कीजिए, वरना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वरना नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस अंडर एनी हेड, रिटर्न मस्ट बी फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट। अगर आपको लॉस हुआ है ना, तो आपको लॉस ऑफ रिटर्न भरना पड़ता है कि भैया मेरे बिजनेस में ना लॉस हुआ है, तो लॉस ऑफ रिटर्न आपको भरना पड़ता है, लॉस ऑफ रिटर्न। क्लेमिंग रिफंड, अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हो, अगर आप टीडीएस फीडीएस का या एडवांस टैक्स का टीडीएस का रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। मान लीजिए एडवांस टैक्स वाला चैप्टर पढ़े ना, एडवांस टैक्स मतलब एडवांस में टैक्स देना, एडवांस में आप दे दिए थे 50,000 टैक्स। ठीक है, एडवांस में आपने 50,000 का टैक्स दे दिया, लेकिन एक्चुअल आपका बस 30,000 का टैक्स लगा, मतलब इनकम टैक्स वाला आपको 20,000 का रिफंड करेगा। एडवांस में टैक्स आपने दिया था 50,000, एक्चुअल में टैक्स लगा 30,000, मतलब 20,000 क्या करेगा, रिटर्न करेगा इनकम टैक्स वाला। तो रिटर्न लेने के लिए, रिफंड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिटर्न फाइलिंग करना ही पड़ेगा, आईटीआर फाइलिंग करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स वालों से रिटर्न चाहिए बेटा, आईटीआर फाइलिंग कर, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपके पास फॉरेन असेट्स है, फॉरेन इनकम है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग करना ही पड़ेगा बेटा। ठीक है, अगर आपको कोई ट्रस्ट से या पॉलिटिकल पार्टी से या कोई इंस्टीट्यूशन से पैसा आता है, ठीक है, अगर अगर आप कोई ट्रस्ट हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या इंस्टीट्यूशन हो, तो आपको कितना भी इनकम है, आपको भैया टैक्स भरना ही पड़ेगा, टैक्स भरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब ऐसे सिचुएशंस थे जहां पे आईटीआर भरना इज मैंडेटरी। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो 2.5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आप टैक्स भरो। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख से ज्यादा इनकम है तो टैक्स भरो। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब अबव 80 ईयर्स हो तो 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो टैक्स भरो। ठीक है, अगर आप एक कंपनी या फर्म हो तो कोई भी इनकम है, कैसा भी इनकम है, आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई लॉस है, लॉस लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो लॉसेस का भी एक रिटर्न भरता है, रिटर्न आप भर लो पहले से, लॉस ऑफ रिटर्न उसको बोलते हैं। बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, तो लॉस का भी रिटर्न भरना पड़ता है आपको, आईटीआर भरना पड़ता है। ठीक है, अच्छा, क्लेमिंग रिफंड, रिफंड क्लेम करने के लिए, एडवांस टैक्स का रिफंड क्लेम करने के लिए या टीडीएस के रिफंड क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। आपके पास फॉरेन असेट्स है, फॉरेन इनकम है, तो आपको आईटीआर भरना ही पड़ेगा। आप एक ट्रस्ट हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, इंस्टीट्यूशंस हो, आपका चाहे कोई सा भी इनकम हो, आपको आपको जो है आईटीआर भरना ही पड़ेगा। ये सब ऐसे सिचुएशंस जहां पे रिटर्न आपको भरना पड़ेगा। अब हम बताते हैं ड्यू डेट्स, अब हम बताते हैं ड्यू डेट्स। तो एक इंडिविजुअल के लिए, एक इंडिविजुअल कब तक आईटीआर भर सकता है, उसका ड्यू डेट क्या है। एक इंडिविजुअल अगर हो तो 31 जुलाई तक आप अपना आईटीआर भर सकते हो, 31 जुलाई तक आप अपना आईटीआर भर सकते हो। अगर एक कंपनी हो तो 31 अक्टूबर तक अपना आईटीआर भर सकते हो। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो 30 नवंबर तक अपना आईटीआर भर सकते हो, मतलब अगर, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई, एक कंपनी के लिए 31 अक्टूबर, ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है तो 30 नवंबर, ये ड्यू डेट याद कर लीजिएगा। ठीक है, आईटीआर क्या होता है बता दिया ऑलरेडी, आईटीआर क्या होता है।
ठीक है। अब ITR 2 के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा, ITR 1 एंड ITR 2। आइए बेटा, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये आपको 25 मार्क्स सिक्योर कर देगा दोस्तों, पक्का 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 25 मार्क्स सिक्योर कर देगा आप लोग को। अच्छा, ITR 1, सबसे पहले हम लोग ना ITR 1 के ऊपर बात करते हैं, सुनिए तो। ITR 1, ITR 1 का नाम है सहज। अब ITR 1 एक बहुत ही सिंपल रिटर्न फॉर्म है, सिंपल रिटर्न फॉर्म है, कोई भी ये रिटर्न कर सकता है नॉर्मली। ITR के 4 टाइप होते हैं, एक ITR 1, एक ITR 2, एक ITR 3, एक ITR 4। हम क्या बोले, ITR के 4 टाइप होते हैं, ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4। ITR 1 और 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम समझा दे रहे हैं। ITR 1 जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्म है, इसका नाम ही है सहज। इसका नाम क्या है, सहज। अगर आप सैलरी कमाते हो, सुनो ना, अगर आप सैलरी कमाते हो, सैलरी के हेड में आते हो, या अगर आप हाउस प्रॉपर्टी कमाते हो, या अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वाले इनकम कमाते हो, क्या क्या सर, अगर आप सैलरी कमाते हो या हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड से इनकम कमाते हो, तो आप यहां पे टैक्स भरोगे, आप टैक्स यहां पे भरोगे, ITR 1 के तहत टैक्स भरोगे। अगर आप सैलरी कमाते हो, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कमाते हो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कमाते हो, तो ITR 1 में आप टैक्स भरते हो, ITR 1 में आप टैक्स भरते हो। अगर आपका इनकम जो है बेटा, अगर आपका इनकम कैपिटल गेन से आता है, कैपिटल गेन, अलग अलग हेड के लिए अलग अलग ITR बनाया गया है। अगर आप सैलरी कमाते हो, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमाते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से इनकम कमाते हो, देन ITR 1 भरना। अगर आप अगर आप कैपिटल गेन से इनकम कमा रहे हो, या आपका फॉरेन असेट्स है, फॉरेन असेट्स है आपका कुछ, या फॉरेन इनकम है, उस केस में आप ITR 2 भरो, उस केस में बेटा ITR 2 भरो। और ITR 3, ITR 4 कब भरा जाता है, ITR 3, ITR 4 तब भरा जाता है जब आपका बिजनेस है, जब आप प्रोफेशन है, ठीक है, क्लियर है। हम बता रहे हैं आपको, ITR 3 एंड ITR 4। ITR 3, ITR 4 कब भरे, जब आपका बिजनेस है, जब आपका प्रोफेशन है, तो ITR 3 और ITR 4 भरते हो। तो ITR के 4 टाइप्स होते हैं। ITR 1 का मतलब क्या होता है कि अगर आप सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम कमाते हो, तो आप ITR 1 भरोगे, इनकम टैक्स रिटर्न 1। अगर आप कैपिटल गेन, फॉरेन असेट्स, फॉरेन इनकम कमाते हो, तो ITR 2 भरोगे। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम कमा रहे हो, तो ITR 3 या ITR 4 भरोगे। ठीक है, यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, सबसे पहले तो इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ ITR 2 के बारे में दिया हुआ है। ITR 2 इज वन ऑफ द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड फॉर फॉर फाइलिंग रिटर्न। ITR 2 एक ऐसा फॉर्म है जो कि रिटर्न फाइल करने में काम आता है। इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक इंडिविजुअल के लिए और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अप्लीकेबल है, जिसका कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है। ITR 2 कौन भर सकता है, ITR 2 भर सकता है वो इंडिविजुअल या वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसका कोई बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है। द फॉर्म इज यूज्ड व्हेन द टैक्स पेयर हैव द इनकम फ्रॉम सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ठीक है, फॉरेन असेट्स, अदर सोर्सेस। अगर आपका फॉरेन असेट्स है या कैपिटल गेन का इनकम है, अदर सोर्सेस का इनकम है, देन आप ITR 1, ITR 2 भर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा बात है। क्लियर है इतना, डन। हम आपको समझा दिए अच्छे से, डिटेल में। सिंपल सा बात है कि अगर कोई कैपिटल गेन से, अगर कोई कैपिटल गेन के हेड से इनकम कमा रहे हो, अगर कोई फॉरेन असेट से इनकम कमा रहे हो, अगर कोई फॉरेन एक्सपेंसेस है, तो ये सब क्या है, ये सब ITR 2 में बढ़ाता है। ओके सर। अब बात करेंगे पैन। अब पैन कार्ड किसके पास नहीं होगा भाई, एक पैन कार्ड का बहुत यूज है भाई, एक पैन कार्ड के अब सहारे ही तुम क्या करते हो, रिटर्न भरते हो। तुम्हारे पास अगर पैन नहीं रहेगा ना, तुम ITR रिटर्न नहीं भर पाओगे, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाओगे। सो पैन एक ऐसा परमानेंट अकाउंट नंबर है। तो पैन का फुल फॉर्म नंबर क्या होता है, पैन का फुल फॉर्म बोलो। तो पैन का फुल फॉर्म होता है ये परमानेंट अकाउंट नंबर। सो पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। इट इज 10 करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड। हम आपको पैन कार्ड दिखाते ही हैं भाई, आओ।
क्या है? ये क्या निकल गया? पैन कार्ड। देखो ये पैन एक ऐसा, देखो इसमें ना एक अल्फा न्यूमेरिक कोड रहता है, ABCD 1 2 3 4 5, इस तरीके से कोड रहता है। कितना भैया? 10 डिजिट का, ठीक है। कितना डिजिट का? 10 डिजिट का। तो पैन एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया गया 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है। मतलब अल्फाबेट्स और नंबर्स मिक्स रहते हैं उसमें, नंबर्स मिक्स रहते हैं उसमें, ठीक है। क्लियर है? तो पैन मेनली फाइनेंशियल या टैक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है नॉर्मली। अगर आप टैक्स नहीं भरोगे ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला लोग झट से देखेगा, झट से आपका बैंक अकाउंट चेक करेगा। ये ससुरा कितना कमा रहा है? 1 करोड़ कमा रहा है। उसके पास सारा रिकॉर्ड आ जाएगा पैन कार्ड से। आपका पैन कार्ड में इतना शक्ति है ना कि आपका सारा का सारा बैंक अकाउंट डिटेल्स इनकम टैक्स वाला लोग चेक कर सकता है। एक क्लिक में सारा चेक कर लेगा कि इसका पीएनबी के खाते में कितना अमाउंट रुपीस है, इसका कोटक में कितना अमाउंट रुपीस है, सब कुछ चेक कर लेगा एक पैन कार्ड में। अगर आप सही से रिटर्न नहीं भरते हो, सही से इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हो नॉर्मली, तो आपको आपको पकड़ने आ जाएगा। ठीक है। तो पैन क्या है? पैन स्टैंड फॉर द परमानेंट अकाउंट नंबर। इट इज अ 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये पैन स्ट्राइप्स, ये सॉरी, ये पैन सर्व्स एज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ये टैक्स पेयर एंड इट इज यूज्ड टू ट्रैक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड टैक्स पेमेंट। ये सारा का सारा टैक्स पेमेंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो ट्रैक करता है, ठीक है। वो ट्रैक करता है, आप पढ़ लेना इसको। तो ये पैन कहाँ कहाँ यूज होता है, हम आपको बताते हैं शॉर्ट में। तो पैन यूज होता है आईटीआर फाइलिंग में, आईटीआर फाइलिंग में यूज होता है। अब बैंक जाओगे वहां पे यूज होगा। आप अगर टैक्स पेमेंट करोगे तो वहां पे यूज होगा। तो पैन बहुत चीज में यूज होता है, आईटीआर के फाइलिंग में। आप बैंक जाओगे तो बैंक अकाउंट क्रिएट करने के लिए पैन यूज होता है, फिर टैक्स के पेमेंट के लिए ये पैन यूज होता है। बहुत जगह ही पैन कार्ड यूज होता है आपका, ठीक है। सो पैन स्टैंड फॉर द परमानेंट अकाउंट नंबर। इट इज 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड। इसमें अल्फाबेट्स और नंबर मिक्स रहते हैं नॉर्मली। और ये इशू किया गया है किसके थ्रू? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू। सेक्शन 139A के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको इशू करता है। लिख दीजिएगा, 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं टैन। अब टैन क्या होता है सर? अब टैन होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अगर आप एक ऐसा कंपनी बनना चाहते हो जो टीडीएस काटेगा, अगर आप एक ऐसा ठीक है, अगर आप एक ऐसा कंपनी बनना चाहते हो जो टीडीएस डिडक्ट करना चाहता है, टीडीएस जैसे एम्प्लॉइज लोग का, नौकर लोग का ना, टीडीएस डिडक्ट होता है। अगर आप एक ऐसा एंटिटी बनना चाहते हो जिसको अलाउ रहे कि वो टीडीएस डिडक्ट कर पाए, मतलब कि टीडीएस काट पाए, तो आपको पहले इनकम टैक्स से ना, इनकम टैक्स वालों से आपको सबसे पहले टैन नंबर लेना पड़ेगा। सो ये टैन क्या होता है? टैन बिल्कुल पैन की तरह ही होता है। अगर आप एक ऐसा एंटिटी बनना चाहते हो जो एम्प्लॉयज का टीडीएस काटना चाहता है, तो टीडीएस काटने के लिए भी इनकम टैक्स अथॉरिटी से आपको एक टैन नंबर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? टैन नंबर लेना पड़ेगा। ये मेनली उन पर्सन्स के लिए होता है जो टैक्स डिडक्ट करते हैं। ये मेनली उन पर्सन्स के लिए होता है जो टैक्स डिडक्ट करते हैं। मान लीजिए एक ऐसा कंपनी है, एक कंपनी टीडीएस काटना चाहती है, एम्प्लॉयज का टीडीएस काटना चाहती है। तो उस केस में इनकम टैक्स वाला अथॉरिटी से आपको क्या लेना पड़ेगा? टैन नंबर लेना पड़ेगा। इसको भी दिखा देते हैं, टैन कार्ड, टैन नंबर। देखिए इस तरीके से होता है भाई टैन नंबर। देखो ये ये होता है पैन, ये होता है टैन, ऐसे करके लिखा होता है टैन में। ये टैन में भी 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहता है नॉर्मली। ये 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर रहता है। यहाँ पे रहता है सिटी कोड, पीटीआर जो है सिटी कोड है। ये टी जो है फर्स्ट नेम ऑफ द कंपनी है, और यहाँ पे नंबर रहता है, ठीक है, रैंडम नंबर। ये टैन नंबर है। तो ये टैन नंबर किसके नाम पे इशू होता है? कंपनी के नाम पे या एंटिटी के नाम पे जो टीडीएस काटना चाहती है। मान लो मैं ही अगर अगर अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे टीडीएस कटवाऊंगा ना, तो मेरे को टैन इशू करना पड़ेगा। क्या इशू करना पड़ेगा? टैन। तो ये टैन क्या है? ये पैन का छोटा भाई है। आइए इसको पढ़िए। सो टैन रेफर्स टू द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा कि टैन का मतलब क्या होता है। टैन का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इट इज द 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड अंडर सेक्शन 203A।
ये 203A के अंडर सेक्शन इशू किया जाता है इनकम टैक्स के द्वारा। एंड 10 इज रिक्वायर्ड बाय एंटिटीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स सच एस एम्प्लॉइज बैंक इन कंपनी, मतलब एम्प्लॉइज या बैंक या कंपनीज के थ्रू उसी के उसी वक्त जो टैक्स काट लेता है। एम्प्लॉय जब सैलरी उठा के लाता है हर महीने उसका टैक्स पहले कट जाता है, उसका टैक्स फैक्स फाइलिंग करने का दरकार नहीं है, उसका टीडीएस पहले कट जाता है। अगर अगर तुम्हारा पप्पा कमाता होगा 1 लाख रुपया तो पूछना, एक कंपनी में ऑलरेडी 3,000 4,000 रुपया काट लेता है टीडीएस के नाम पे। तो टीडीएस क्यों कटता है? टीडीएस इसीलिए कटता है क्योंकि टैक्स का झमेला ना रहे, उसी के उसी वक्त कंपनी पहले से ही टीडीएस काट लेती है, एट सोर्स में ही काट लेती है। ठीक है, ठीक है। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाएंगे जिसका नाम है दोस्तों सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट जो है वो सेक्शन 140A बताता है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है खुद से आईटीआर फाइल करना। जैसे हम लोग, आप लोग, हम लोग खुद से आईटीआर फाइल कर लेते हैं। इंडिविजुअल अपना खुद आईटीआर अगर फाइल कर लेगा, नॉर्मली खुद हम अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किए, कितना टैक्स लगेगा उस हिसाब से टैक्स दिए खुद। इनकम टैक्स वाला वो लोग बोलता है कि सबसे पहले तुम खुद अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो, उस हिसाब से तुम टैक्स फाइल कर दो। उसको अपने लोग बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। अगर आप खुद अपना टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करके कंप्यूटर में डाल के आईटीआर फाइल कर देते हो, इसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर द असेसी सर्कुलेट्स देयर ओन टैक्स लायबिलिटी बेस्ड ऑन द इनकम डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न। कि भाई जितना मेरा इनकम है उस इनकम के हिसाब से मैं अगर खुद टैक्स भर रहा हूं, खुद टैक्स भर रहा हूं, खुद टैक्स कैलकुलेट करके रिटर्न फाइल कर दे रहा हूं, उसको बोलते हैं दोस्तों सेल्फ असेसमेंट। एंड अंडर सेक्शन 140A द असेसी इज रिक्वायर्ड टू पे। हम लोग को क्या क्या देना पड़ेगा? देखो, टैक्स ऑन टोटल इनकम, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A या 234B या 234C। अगर कोई इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट दे दीजिए, फीस अगर है तो फीस दे दीजिए नॉर्मली। तो सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है? खुद पहले एनालाइज करो, तुम खुद पहले अपना आईटीआर भरो, खुद पहले एनालाइज करो कि कितना क्या टोटल इनकम मैंने कमाया। मैं गेस किया हूं, मैं मान लीजिए मैं मान लीजिए 50,000 का टोटल इनकम कमाया हूं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। मैं मान लीजिए मैं गेस किया हूँ 70,000 का इनकम कमाया हूँ। 70,000 बहुत कम है, 70,000। ठीक है, अब 70,000 इंटू 12 करेंगे हम। 70,000 इंटू 12 करेंगे कितना? 8,40,000। 8,40,000। अब इसके ऊपर मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा वो सब सब करके नॉर्मली हम बता देंगे नॉर्मली। तो अपना टैक्स, अपना आईटीआर अगर खुद भरते हो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट। अब समरी असेसमेंट मतलब क्या होता है? समरी असेसमेंट, अब समरी असेसमेंट मतलब होता है कि जब आप कंप्यूटर में डालते हो, जब आप आईटीआर भरते हो कंप्यूटर में डालते हो, तो वो जो सिस्टम होता है ना, इनकम टैक्स का जो पोर्टल का जो सिस्टम होता है, वो सिस्टम खुद प्रोसेस करके देखता है कि तुम सही सही किया है कि नहीं, कोई अरिथमेटिकल एरर्स तो नहीं है, कोई अरिथमेटिकल एरर्स तो नहीं है। तो इसको 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 हम लोग कंप्यूटराइज चेकिंग बोलते हैं, कंप्यूटराइज चेकिंग। हम क्या किए? हम आईटीआर फाइल किए, और आईटीआर फाइल करके हम कंप्यूटर में डाले, और कंप्यूटर खुद चेक करेगा भाई। उन लोगों का जो इनकम टैक्स पोर्टल है उसका जो कंप्यूटर है वो खुद चेक करेगा कि कोई अरिथमेटिकल एरर वगैरह कुछ तो है नहीं ना, या इनकरेक्ट क्लेम्स, ऊपर ऊपर से चेक कर लेता है। जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर अभी नहीं चेक कर रहा है, अभी एआई चेक कर रहा है, कंप्यूटर चेक कर रहा है कि तुमने जो आईटीआर भरा है, हमने जो आईटीआर भरा है, वो आईटीआर ठीक है ना, अरिथमेटिकल एरर्स वगैरह तो नहीं है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह कुछ तो नहीं है ना। तो कंप्यूटर में डाला और कंप्यूटर खुद चेक कर लिया। तो समरी असेसमेंट इज अ प्रिलिमिनरी चेक कंडक्टेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहली पहली बार चेक करता है तुम्हारा आईटीआर, कि ये लड़का ये लड़की जो आईटीआर भरी है वो सही सही है कि नहीं है। और वो जब कंप्यूटराइज चेकिंग करवाता है, कंप्यूटर से चेकिंग करवाता है, आजकल तो एआई से हो रहा है सब चेकिंग, उसको अपने लोग बोलते हैं समरी असेसमेंट। इट इज डन विदाउट कॉलिंग द असेसी फॉर एनी इंक्वायरी और हेयरिंग। मतलब असेसी को यहाँ पे बुलाना बुलाना नहीं पड़ता, आओ देखो ये करो वो करो, नहीं करना पड़ता ये सब सब चीज। इसके इसके ये क्या क्या फीचर है? समरी असेसमेंट में क्या क्या फीचर है देखिए। तो समरी असेसमेंट में ये चेक किया जाता है कि सब, कि सारा का सारा कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, अरिथमेटिकल एरर्स एंड इनकरेक्ट क्लेम्स आर ऑटोमेटिकली एडजस्टेड, इंटीमेशन इज सेंड टू द असेसी सोइंग। ठीक है, आपको एक इंटीमेशन सेंड किया जाएगा, एडजस्टमेंट मेड, फिर टैक्स पेबल और रिफंड ड्यू।
ठीक है, मतलब वो जो सिस्टम होता है आईटीआर भरने के बाद, वो जो सिस्टम होता है वो चेक करता है सारा का सारा चीज, सारा डिटेल्स आपका सही है कि नहीं, सारा मतलब ये काउंटिंग वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, सब कुछ चेक करता है। फिर बात करते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। अगर इनकम टैक्स वालों ने तुमको नोटिस भेजी है भाई, नोटिस, इनकम टैक्स वालों को गड़बड़ी लगी है, तुमको भेजी नोटिस, और तुम अपना रिटर्न भी नहीं भरे, मान लीजिए रिटर्न रिटर्न विटर्न भी नहीं भरे, या नोटिस का कोई जवाब नहीं दे रहे हो, इनकम टैक्स वाला लोग नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहा है, तुम जवाब नहीं दे रहे हो, तुम आईटीआर फाइल नहीं किए, तुम इनकम टैक्स वाला लोगों को जवाब नहीं दिए, आपको जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था वो डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दिए, तो इनकम टैक्स वाला लोग तुमको बैंड बजा देगा भाई, बैंड। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इज कैरिड आउट बाय द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर कैरी आउट करता है, ठीक है। एक असेसिंग ऑफिसर रहता है जो आपकी वोट लगाने के लिए आता है, कि जब आप इनकम टैक्स का नोटिस का जवाब नहीं देते, या जब आप आईटीआर नहीं भरते, जब आपको जो डॉक्यूमेंट्स जमा करने बोला है वो डॉक्यूमेंट्स आप जमा नहीं करते, तो पता चल जाता है कि आप कुछ घपले करने वाले हो। आपकी बैंड बजाने के लिए कौन आता है? असेसिंग ऑफिसर। याद रखना कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर करता है, सेक्शन 144 के तहत। अगर आप अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, आप एलिजिबल हो लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे हो, अगर इनकम टैक्स वालों ने नोटिस भेजा, नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, तो अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगा, वो डॉक्यूमेंट्स को आप प्रोड्यूस नहीं कर वो डॉक्यूमेंट्स को आप प्रोड्यूस नहीं किए, वो जमा नहीं किए, उस केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लग जाता है। ठीक है, डन। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का मतलब तो आप लोग जानते हो, ये सब बेसिक बेसिक चीज तो आप लोग को पढ़ाना नहीं पड़ेगा। एडवांस टैक्स का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी टैक्स एडवांस में जमा कर देते हो, एडवांस में बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप जमा कर देते हो नॉर्मली, उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स को हम लोग 4 इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। अगर आपका लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा एक्सीड करता है तो ही आप एडवांस टैक्स पे करते हो। अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा एक्सीड करता है तो ही आप एडवांस टैक्स पे करते हो। एडवांस टैक्स इज पेड इन इंस्टॉलमेंट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड ड्यू डेट। इसके 4 इंस्टॉलमेंट होते हैं। सबसे पहला 15 जून, फिर 15 सितंबर, फिर 15 दिसंबर, फिर 15 मार्च। अब 15 जून तक आप लोगों को 15% क्लियर करना पड़ता है टैक्स लाइबिलिटी का। फिर 15 सितंबर तक अप टू 45% क्लियर करना पड़ता है आप लोगों को। 15 दिसंबर तक आप लोगों को अप टू 75% क्लियर करना पड़ता है। 15 मार्च तक आप लोगों को अप टू 100% क्लियर करना पड़ता है। एडवांस टैक्स का मतलब अगर आप टैक्स जो है बहुत पहले दे देते हो, 1 साल पहले दे देते हो, एडवांस में टैक्स देना। एडवांस टैक्स मतलब एडवांस में टैक्स देना, जैसे बात। अगर आपका टैक्स लाइबिलिटी 10,000 या 10,000 से ज्यादा है तो ही आप एडवांस टैक्स के लिए एलिजिबल होंगे। और इसको 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि प्रोविजन रिगार्डिंग टीडीएस ऑफ सैलरी। तो ये टीडीएस जो कटता है सैलरी में से, आपका पप्पा का, आपका चच्चा का जो टीडीएस कटता रहता है सैलरी में से, उसका क्या प्रोविजन है? मतलब इसका मतलब क्या है भाई? देखो, आपके पापा आज ना कल तो टैक्स भरेंगे ही भरेंगे। तो पापा जितना तनख्वाह कमाते हैं ना, मान लीजिए आपका पापा 1 लाख रुपया कमाता है, ऑफिस ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस वाले क्या करते हैं ना, इसका जो भी टैक्स है ना वो पहले से काट लेता है, काट के रख लेता है। इसको बोलते हैं टीडीएस कटना। हर महीने का टैक्स जो है हर महीने काट काट के रख लेता है, एट द एंड ऑफिस वाला जमा कर देता है आपके पापा के बिहाफ में। ठीक है, तो सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स गवर्न्स टीडीएस फ्रॉम सैलरी इनकम। तो सैलरी इनकम पे टीडीएस लगता है। इसका मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जब आपके पापा के हाथ में इनकम आता है उसी समय उनका टीडीएस कट जाता होगा, उसी उसी समय उनका टैक्स कट जाता होगा। देखिए, देखिए, तो टीडीएस इज डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ सैलरी पेमेंट। तो जब उस एम्प्लॉयर को सैलरी पे होती है उसी टाइम में उसका टैक्स कट जाता है। हर महीने टैक्स कटता रहता है। रेट ऑफ डिडक्शन इज बेस्ड ऑन द इनकम स्लैब रेट एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय। रेट ऑफ डिडक्शन जो है वो इनकम स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्स कटता है। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कंसिडर ऑल एलिजिबल डिडक्शंस एंड एग्जम्पशन। जितना भी डिडक्शंस है 80C से लेके 80U तक, जो भी डिडक्शंस है वो सब वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर टीडीएस इज डिपॉजिटेड मंथली एंड रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म नंबर 16। तो टीडीएस जो है वो मंथली रिफ्लेक्ट होता है, मंथली मंथली ही
जैसे आपके पापा के हाथ में सैलरी आई और टैक्स कटा, और फिर वो सैलरी आई टैक्स कटा, इससे क्या होता है, बर्डन नहीं होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर में हमको टैक्स भरना, नहीं, उसी के उसी महीने के एंड में आप टैक्स भर दो। और इसको फॉर्म नंबर 16 में दिखाया जाता है। कहाँ भाई, फॉर्म नंबर 16 में दिखाया जाता है। तो टीडीएस इज डिपॉजिटेड मंथली एंड रिफ्लेक्टेड इन फॉर्म नंबर 16 इशूड एनुअली टू द एम्प्लॉय। फिर इफ पैन इज नॉट प्रोवाइडेड टीडीएस इज डिडक्टेड एट ए हायर रेट अंडर सेक्शन। अगर आप पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं करोगे, अगर आप पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, कोई भी कंपनी अगर पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय का, तो टीडीएस आपका ज्यादा रेट से कटेगा, टीडीएस आपका ज्यादा रेट से कटेगा। मान लीजिए मैं अपना पैन कार्ड नहीं दे रहा हूं, तो टीडीएस कटेगा ज्यादा रेट से। कोई भी एम्प्लॉय अपना पैन कार्ड नहीं देता, ज्यादा रेट से टीडीएस काटो। ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। इसको छोड़ दो, 15 नंबर छोड़ दो, 15 नंबर छोड़ दो। अच्छा, व्हाट इज रिफंड? रिफंड क्या होता है? मान लीजिए, आपको तो हम समझाए अभी, मान लीजिए एडवांस टैक्स, आपने एडवांस में टैक्स भरा, आपने एडवांस में भैया 50,000 टैक्स, आपने एडवांस में 50,000 का टैक्स भर दिया, लेकिन आपका जो एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी है वो सिर्फ 30,000 का है, मतलब 20,000 आपको रिफंड मिलेगा। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड करता है, उसको बोलते हैं रिफंड। रिफंड रेफर्स टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड बाय द असेसी ओवर द एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी। जितना टैक्स लायबिलिटी था, मेरा टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 30,000 का था, बात समझिए, हमको सिर्फ 30,000 का टैक्स भरना था, हम 50,000 भर दिए, तो 20,000 क्या है, 20,000 हमको रिफंड मिलेगा। कहां से मिलेगा भैया? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। हाँ सर देता है, हाँ देता है। अगर आपका अगर आपका 30,000 का टैक्स है और 50,000 का आपको मान लीजिए आपने भर दिया, तो आपको रिफंड मिलेगा 20,000 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी असेसी हु हैज पेड एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या टीडीएस। अगर आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज्यादा भर दियो, आप ज्यादा पैसा भर दियो, लेकिन आपका एक्चुअल लाइबिलिटी कम है, तो रिफंड आपको मिलेगा। रिफंड इज क्लेम्ड बाय फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न विद द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। आप आईटीआर भरोगे, इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, तभी जाके आपको रिफंड मिलता है, वरना रिफंड नहीं मिलता है। आईटीआर भरना पड़ेगा रिफंड। एंड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेसेस द रिटर्न एंड इशूज द रिफंड टू द असेसीज बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में वो रिफंड आ जाएगा, आपके आपके खुद के बैंक में वो रिफंड आ जाएगा। रिफंड स्टेटस कैन बी ट्रैक्ड ऑनलाइन थ्रू द इनकम टैक्स पोर्टल। आप उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हो, इनकम टैक्स पोर्टल से उसका स्टेटस भी आप चेक कर सकते हो। हम आपको बताया ना कि मान लीजिए आपने एडवांस टैक्स में गलती से 50,000 रुपए पे कर दिया, लेकिन आपका एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 30,000 का है, तो 20,000 रुपए आपका रिफंड आ जाएगा नॉर्मली। तो ये यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि अगर आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या टीडीएस आपने ज्यादा पे कर दिया, आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी से, तो आपको जो बाकी का पैसा है वो रिफंड मिल जाता है विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम। और उसके लिए आपको आईटीआर भरना पड़ता है, आईटीआर भरोगे तब जाके आपको रिटर्न मिलेगा, रिफंड मिलेगा। ठीक है, रिफंड के लिए, रिफंड आपका खुद का बैंक अकाउंट में आएगा, खुद का जो ओरिजिनल बैंक अकाउंट है वहां पे आएगा नॉर्मली। और रिफंड स्टेटस जो है वो आप इनकम टैक्स पोर्टल से चेक कर सकते हो। ये आपको पढ़ा दिया मैंडेटरी फाइलिंग इन रिटर्न इन सर्टेन केसेस, कि कौन कौन सा सिचुएशंस में आप लोगों को रिटर्न कंपलसरी फाइल करना है, हम आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, देखिए पढ़ा दिए कौन कौन सा सिचुएशंस में आप लोगों को आईटीआर भरना ही भरना है, हम आपको बोल दिए, इसको ऑलरेडी पढ़ा दिए। फिर बोला सर्कमस्टेंसेस व्हेन एन एसएससी इज लायबल टू सबमिट रिटर्न ऑफ इनकम इफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी डज नॉट एक्सीड द, ये भी आपको पढ़ा दिए, ऑलरेडी हो गया ये, 18 भी हो गया ऑलरेडी। तो कहाँ कहाँ पढ़ाए आप बताइए तो सर, बोल देते हैं, लाइक कीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा दिए थे ये सब। अब चेक कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा हूबहू सेम, और ये क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा है। रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है? अगर आपको लॉस हुआ है, लॉस, तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। आपको पता है ना कि अगर आपको बिजनेस में लॉस होता है तो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो फॉर नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए भी आपको रिटर्न भरना पड़ता है, उसके लिए भी आपको बताना पड़ता है, जताना पड़ता है इनकम टैक्स वालों को
यहाँ मेरे को लॉस हुआ है भाई। अंडर सेक्शन 139 क्लॉज 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ए पर्सन हु हैज सफर्ड ए लॉस अंडर सर्टेन हेड्स ऑफ इनकम में फाइल ए रिटर्न ऑफ लॉस विद इन प्रेस्क्राइब्ड ड्यू टाइम। अगर आपको बिजनेस में क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो आपको रिटर्न ऑफ लॉस भरना पड़ता है विद इन अ प्रेस्क्राइब टाइम। अब बताओ इनकम टैक्स वालों को लॉस हुआ है भाई साहब मेरे को, तो मेरे लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। फाइलिंग द रिटर्न ऑन टाइम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्टेन लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर ईयर्स ओनली व्हेन द रिटर्न इज फाइल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। कुछ रिटर्न्स ऐसे हैं, कुछ कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड तभी होंगे जब आप रिटर्न टाइमली भरोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, रिटर्न ऑफ लॉस क्या होता है कि अगर आपको बिजनेस में लॉस होता है, अगर आपको बिजनेस में नुकसान होता है नॉर्मली, ठीक है, तो भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिटर्न ऑफ लॉस भरोगे और उनको बताओगे कि मेरे को लॉस हुआ है, मेरे को नुकसान हुआ है, मेरे लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो, मेरे लॉस को कैरी फॉरवर्ड करो। फिर बी लेटेड रिटर्न क्या होता है? बी लेटेड रिटर्न, अगर आप रिटर्न ड्यू डेट के बाद भर रहे हो, आपका ड्यू डेट मान लीजिए कितना था, आपका ड्यू डेट मान लीजिए 31 जुलाई है, आपने रिटर्न 31 जुलाई के बाद भरा है, उसको बोलते हैं बी लेटेड रिटर्न। ए बी लेटेड रिटर्न इज a return of income filed after the due date prescribed under section 139 clause 1. If an assessee fails to file the return within the original due date, he may still file the return within the time allowed under section 139. ठीक है, तो बी लेटेड रिटर्न का मतलब क्या होता है कि अगर आप अपना आईटीआर टाइम से नहीं भरे, आईटीआर का टाइम होता है 31 जुलाई, 31 जुलाई तक अगर आप आईटीआर अपना नहीं भरे नॉर्मली, उसके बाद भर रहे हो, तो वो हो जाता है बी लेटेड रिटर्न। लिखा हुआ देखिए, मीनिंग ए रिटर्न फाइल्ड आफ्टर द ओरिजिनल ड्यू डेट इज कॉल्ड बी लेटेड रिटर्न। फेलियर टू फाइल, इट इज फाइल्ड व्हेन द असेसी कुड नॉट सबमिट द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। अगर असेसी ड्यू डेट में नहीं भरा रिटर्न, तो वो क्या हो जाता है? बी लेटेड रिटर्न हो जाता है। इसका टाइम लिमिट क्या होता है? इट कैन बी फाइल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट परमिटेड अंडर सेक्शन 139। एक लेट फीस लगता है, हम बोले थे ना एक लेट फीस लगता है, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है, एक लेट फीस लगता है 234F बोल के जो है, उसमें आपको इंटरेस्ट भी लगता है 234A का। अगर आप बी लेटेड रिटर्न करते हो तो आपको इंटरेस्ट भी लगता है 234A का, और लेट फीस भी लगता है 234F में। पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। अगर कोई बी लेटेड रिटर्न रहता है लेकिन आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, तो 5,000 का फाइन लगेगा। लेकिन 5 लाख से कम का इनकम है तो 1,000 का फाइन लगेगा। ठीक है। फिर रिवाइज्ड रिटर्न, रिवाइज्ड रिटर्न का मतलब क्या होता है? कोई भी आईटीआर अगर आप सही से नहीं भरे हो, गलती की हो कोई आईटीआर भरने में, कोई आईटीआर आपने सही से नहीं, आप बैल बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, कोई आईटीआर आप सही से अगर नहीं भरे हो, गलती की हो आप आईटीआर भरने में, तो उस केस में आपको भरना पड़ता है बेटा रिवाइज्ड रिटर्न। क्या भरना पड़ता है? रिवाइज्ड रिटर्न। ए रिवाइज्ड रिटर्न इज a रिटर्न फाइल्ड by the assessee to correct an omission or any wrong statement by an income tax return already filed under section 139 clause F, a return filed under section 139 clause 1 or a belated return। कोई भी ऐसा रिटर्न है जिसको आप सही से नहीं भरे हो, उसमें आप ओमिशन किए हो या रॉन्ग स्टेटमेंट किए हो, तो उसके लिए आप क्या भरते हो? रिवाइज्ड रिटर्न भरते हो। पढ़ लेना इसको। आपको सेल्फ असेसमेंट का मतलब तो समझा ही दिया। सेल्फ असेसमेंट मतलब अगर एक इंडिविजुअल खुद से असेस करके अपना आईटीआर खुद भरता है, खुद से कैलकुलेट करके कि मेरा टैक्स लायबिलिटी कितना है, मैं कितना कमाया हूं। अगर एक इंडिविजुअल खुद से असेस करके, खुद से कैलकुलेट करके अपना टैक्स लायबिलिटी खुद भरता है, उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। पढ़ा दिए इसको ऑलरेडी। फिर समरी असेसमेंट क्या होता है बताइए? कि अगर एक असेसी जो है आईटीआर जब भरा, आईटीआर भर के जब एंटर प्रेस किया तो सिस्टम में चला गया, तो समरी असेसमेंट का मतलब होता है, समरी असेसमेंट इज द प्रीलिमिनरी प्रोसेसिंग ऑफ एन इनकम टैक्स रिटर्न बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पहली पहली बार चेक करता है कि ये बंदे ने आईटीआर सही से भरा है कि नहीं भरा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, जो पहली पहली बार चेक करता है कि कोई अरिथमेटिकल एरर, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं अपने लोग समरी असेसमेंट। ऑलरेडी डन, इसको भी पढ़ा दिए हैं। ठीक है। प्रोविजंस रिगार्डिंग टीडीएस फ्रॉम सैलरी, इसको भी हम पढ़ा दिए हैं, सब पढ़ा दिए। देखो, फिर टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी। देखिए, अगर आप लॉटरी वॉटरी जीतते हो ना, लॉटरी जीतते हो, लॉटरी का मतलब क्या होता है भाई?
लॉटरी का मतलब होता है जैसे लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग एंड अदर स्पेसिफाइड गेम्स, कुछ भी। लॉटरी का मतलब सिर्फ लॉटरी नहीं, लॉटरी का मतलब लॉटरीज या क्रॉसवर्ड पजल हो गया, कार्ड गेम्स हो गया, गैम्बलिंग हो गया, बेटिंग हो गया या अदर स्पेसिफाइड गेम्स हो गया। ये सब अगर आप जीतते हो तो आपको 30% का टैक्स कटता है, 30% का टीडीएस कटता है वहां पे, तुरंत के तुरंत कट जाता है। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन में देखते होंगे नेट अमाउंट आपको दिखता है, नेट अमाउंट आपको दिखता है आपको नेट से फिर ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है वापस। तो अगर आप लॉटरी या क्रॉसवर्ड लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, बेटिंग या दूसरा गेम्स में अगर आप जीतते हो ना तो 30% के रेट से आपका टीडीएस कट जाता है, 30% के रेट से आपका टीडीएस कट जाता है। ठीक है, और टीडीएस तभी अप्लाई होगा, टीडीएस तभी अप्लाई होगा, टीडीएस इज डिडक्टेड एट 30%। और टीडीएस तभी अप्लाई होगा जब विनिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो एक एक ईयर का, जब विनिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा हो एक ईयर का। ये खूबसूरत तरीके से एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, जैसे राहुल 50,000 का लॉटरी जीता, राहुल जो है 50,000 का लॉटरी जीता, उसका टीडीएस रेट है 30%, तो 50,000 का 30% कितना निकलेगा, 15%, ऐसे करके लिख देना। ठीक है, पूरा एग्जाम्पल एकदम सजा के देखो, कितना इजी वे में एग्जाम्पल्स वो सजा के लिखा। तो अगर आप लॉटरी जीतते हो या सट्टाबाजी करते हो, सट्टाबाजी, लॉटरी जीतते हो, सट्टाबाजी करते हो, क्रॉसवर्ड पजल खेलते हो, कार्ड गेम्स खेलते हो, कुछ भी खेलते हो भाई, तो आप लोगों को जो है टीडीएस कटेगा। कितना, 30% का। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई। देखो सारा का सारा थियरी हम लोग कंप्लीट करा दिए, थैंक यू सो मच भाई। तो भाइयों बहनों प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शाम को न्यू टैक्स डिजाइन का एक छोटा सा वीडियो हम ला देंगे, नॉर्मली न्यू टैक्स डिजाइन का, और क्या बोलते हैं उसको, न्यू टैक्स डिजाइन का, और एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर आएगा नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।